सो नाउ हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो भी आपने अभी तक पढ़ा उस सब को यहाँ पे चेंज करके रख देती है। ये टोटली यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कंसेप्ट है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए है, बट एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए नहीं, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। अभी तक आप क्या करते थे, एटम लेते थे आपके पास, उसका लिखते थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे आप लिखते थे एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं आपको बोलूँगा H2 मॉलिक्यूल है, राइट, मेरे पास N2 मॉलिक्यूल है, कोई भी हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, राइट, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल आपके लेवल के लिए नहीं है। तो कोई भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे मेरे पास N2 है, O2 है, मेरे पास C2 है, राइट, ये मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स है। इनकी मैं आपको बोलूँगा कि मुझे आप बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो वो आप कैसे करोगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सिंपली हमारे पास ये बोलती है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, इंस्टेड ऑफ फिलिंग इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो प्रेजेंट होते हैं आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, राइट। ये बोलता है हमारे पास कि जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये कंबाइन करते हैं एक मॉलिक्यूल में, राइट। एक मॉलिक्यूल में एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, देयर विल बी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और वो कैसे बने होंगे, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन होगी किनकी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे s ऑर्बिटल है और मेरे पास यहाँ पे s ऑर्बिटल है, ये दोनों जुड़ेंगे और यहाँ पे बनाएंगे हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो हमारे पास ऑर्बिटल होता है ये एक वेव फंक्शन होता है, राइट। ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास एक वेव फंक्शन होता है। अब जब दो वेव्स यहाँ पे ओवरलैप करेंगी, राइट, तो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमने बोला था आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन है इसका वेव नेचर होता है। तो जब यहाँ पे हमारे पास दो वेव फंक्शंस आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ पे वो शो करेगा डिफ्रैक्शन और आपका इंटरफेरेंस। तो जब यहाँ पे मेरे पास दो वेव्स है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है मेरे पास, चाहे वो p ऑर्बिटल हो चाहे वो s ऑर्बिटल हो आपका, तो जब वो यहाँ पे क्या करेंगे, ओवरलैप या कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे दो वेव्स है, राइट, मेरे पास क्या है, हमारे पास दो वेव्स है, और दो वेव्स जब कंबाइन होती है, यहाँ तो ये करती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ फिर ये क्या करती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब दो वेव्स कंबाइन होती है, इधर देयर इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिलहाल ये सुपरफिशियल आइडिया आपके लिए इतना काफ़ी है, राइट। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपका यहाँ पे होगा, क्या होगा, जब आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, बिटवीन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, यहाँ पे मैं वेव फंक्शन लिख देता हूँ, जो मेरे पास वेव फंक्शन है, वेव्स है मेरे पास, उनका क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हमारे पास बनते हैं यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इसको मैं बोलता हूँ BMO। और जो मेरे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो वेव्स जो होती है हमारे पास, क्या होती है, दो वेव्स हमारे पास यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मेरे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका बनेगा। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो यहाँ पे दो वेव जो होंगी वो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव में जैसे ऐड होती थी, डिस्ट्रक्टिव में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब जब दो वेव्स कंबाइन होगी तो उनकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसीलिए हमारे पास जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, इसकी यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जो मेरे पास दो वेव्स या दो ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, राइट, बट थ्रू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो नेट हमारे पास जो वेव होगी उसका साइज़ क्या होगा, उसका साइज़ यहाँ पे हमारे पास छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो एनर्जी होगी हमारे पास बनने वाली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, उसकी एनर्जी हमारे पास यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग की क्या थी, एनर्जी ज़्यादा थी, और बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होगी यहाँ पे हमारे पास कम हो जाएगी। तो यहीं पे यहाँ पे आपको पढ़ना है। अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी उतने ही हमारे पास, जैसे हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते थे, दोनों का नंबर सेम होता था, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते थे उतने ही हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या थे, जितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते थे उससे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते थे। इसी तरह जितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही वो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे बना रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इसके 5 बेसिक रूल्स देखो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वन इज बॉन्डिंग लोअर एनर्जी, राइट, जो आपका बनेगा किससे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, और एक वाला आपके पास होगा यहाँ पे
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज ABMO, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा और इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले किस में जाएंगे, लो एनर्जी में जाएंगे या हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाएंगे। ऑब्वियसली लो एनर्जी में जाएंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा आपका किसमें, पहले इलेक्ट्रॉन आपका एंटर करेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम है, उसके बाद जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, राइट। उसके बाद जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ABMO में, राइट, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी आपकी यहाँ पे क्या है, कम है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी आपकी यहाँ पे ज़्यादा है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, BMO में, उसके बाद जाएगा ABMO में, एज पर अबाउट प्रिंसिपल। सो इलेक्ट्रॉन्स एंटर लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट एज पर अबाउट प्रिंसिपल। नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में, चाहे वो बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, उसमें क्या होंगे, 2 होंगे एज पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे पेयरिंग तभी होगी जब हर एक डिजेनरेट ऑर्बिटल में आपका एक एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद ही पेयरिंग शुरू होगी। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है फॉलो करते हैं, और हुंड्स रूल को भी यहाँ पे फॉलो करते हैं। ये 4 चीज़ें आप याद रखोगे कि इसमें क्या होता है हमारे पास, कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे, मैं उसको ऐसे दिखा देता हूँ, मेरे पास एक वन एस ऑर्बिटल कंबाइन हुआ, एक s ऑर्बिटल कंबाइन हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा इनके बीच में, इसको मैं थोड़ा ऐसे भी दिखा सकता हूँ, इनको हम थोड़ा दूर दूर रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 1s ऑर्बिटल्स हैं। अब होगा क्या यहाँ पे या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी, ये 2 ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, ठीक है, या फिर ये दोनों ऑर्बिटल्स सब्ट्रैक्ट होंगे। तो अगर ये 2 ऑर्बिटल्स यहाँ पे कंबाइन करते हैं, राइट, अगर ये ऑर्बिटल्स यहाँ पे कंबाइन करते हैं और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन दोनों से बनेगा थ्रू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट विल बी कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, इसको हम बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s। एक तो बन गया, हमारे पास बनने कितने हैं, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने हैं, 2। तो अगर यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, यानी कि 2 वेव्स जो है वो क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, उनका सुपर इम्पोजिशन ऐसे हुआ कि उनमें क्या हो गया, वेव्स जो है हमारे पास दोनों सब्ट्रैक्ट होगी, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी। इसकी एनर्जी हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, कम होगी, तो इसको बोलेंगे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम बोलते हैं सिग्मा 1s। सिग्मा 1s से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ योर सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी क्या है, कम है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज सिग्मा स्टार 1s से, राइट। तो ये था हमारे पास कैसे आपका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होता है जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं थ्रू कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहाँ पे आपका एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टिव से बनता है एंटी बॉन्डिंग, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट किसका, कि आपका कैसे यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। नाउ अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये तो था 1s ऑर्बिटल्स का, जब यहाँ पे क्या होगा, 1s ऑर्बिटल्स आपस में जब यहाँ पे कंबाइन करेंगे तो क्या होगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि बाकी ऑर्बिटल्स अगर कंबाइन करते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे पास 1s ऑर्बिटल है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एटम की लिखूँ, राइट, तो मेरे पास क्या आता है, पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, फिर 3s आता है, ऐसे करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कहाँ तक, 2p तक। तो अगर मैं एक एटम ले रहा हूँ यहाँ से हाइड्रोजन, और यहाँ से भी ले रहा हूँ हाइड्रोजन, राइट, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर, तो इस हाइड्रोजन में क्या होगा, 1s ऑर्बिटल होगा, इस हाइड्रोजन में भी क्या होगा, 1s ऑर्बिटल होगा। अब ये 1s कंबाइन करके क्या बनाएंगे, थ्रू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे क्या बनेगा, बॉन्डिंग, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा आपका, जिसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, सिग्मा स्टार 1s, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू बन जाएगा आपका यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज सिग्मा 1s। तो बने आपके यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पहली एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, सिग्मा 1s की या सिग्मा स्टार 1s की। तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी कम होगी। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे हम ऑर्बिटल, तो फर्स्ट ऑर्बिटल जो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट विल बी योर, क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s। इसके बाद इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, आपके सिग्मा स्टार दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो उसके बाद सिग्मा स्टार यहाँ पे 1s आ जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, जो हमारे पास नेक्स्ट सब शेल है दैट इज़ 2s, इसकी एनर्जी 1s से ज़्यादा होगी। तो 2s हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का और दूसरे हाइड्रोजन का, ये मिलके यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। तो अगेन यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से आपका यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा विच इज़ हायर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब 2s कंबाइन कर रहा है, यहाँ पे 1s कंबाइन करके क्या बनाया इन्होंने, राइट, एक तो बनाया सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 1s, यहाँ पे क्या बनेगा सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2s। तो ये यहाँ पे हमारे पास बनेगा। तो नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा, 1s के बाद क्या आएगा 2s, लेकिन 2s में हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स है मॉलिक्यूलर लेवल पे, एक तो हमारे पास सिग्मा 2s आएगा, सिग्मा 2s आएगा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s आ जाएगा। उसके बाद आप फर्दर यहाँ पे देखोगे तो 2s हो गए, अब हमारे पास आएंगे 2p। तो 2s ये था हमारे पास 1s का एक ऑर्बिटल 2s का एक ऑर्बिटल, फिर मेरे पास 2p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ इस हाइड्रोजन के p सबशेल की, इसमें 3 ऑर्बिटल्स है, इसमें भी 3 ऑर्बिटल्स है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये होगा कि जो मेरे पास ये pz और pz ऑर्बिटल्स है, ये दोनों मिलके कंबाइन करेंगे, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो सिग्मा 2pz बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो सिग्मा 2pz बनेगा। यहाँ पे क्या दिखाओगे आप, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये क्या दिखाओगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके बनेंगे, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो पहले pz और pz कंबाइन होते हैं, राइट। तो इन तीनों की एनर्जी क्या है, सेम है। तो कोई भी आप कंबाइन करते हो तो, बट मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम देखते हैं तो पहले कंबाइन होता है pz और pz, राइट। तो pz और pz पहले यहाँ पे कंबाइन होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो बॉन्डिंग बनेगा दैट इज सिग्मा 2pz, और यहाँ पे सिग्मा स्टार 2pz। जो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग होता है इसके ऊपर हम क्या रखते हैं, स्टार वाला साइन रखते हैं, इससे हमें पता चलता है कि एंटी बॉन्डिंग है ना कि बॉन्डिंग। इसको डिफरेंशिएट करता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। अब pz ने कर लिया कंबाइन, एक बना लिया इसने क्या, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बना लिया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दीज आर योर BMOs, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंड दीज आर योर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नाउ यहाँ पे आप देखो, इसके बाद हमारे पास जो हमारे पास px है ये कंबाइन करता है, राइट। तो इसका px और इसका px कंबाइन करेगा थ्रू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे अब क्या होगा, पहला बॉन्ड तो p ऑर्बिटल में जब p सबशेल्स के इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन होते हैं, या p ऑर्बिटल्स p सबशेल के ओवरलैप होते हैं, पहला बॉन्ड आपको मैंने बोला था, पहला बॉन्ड बनता है आपका सिग्मा, राइट। दूसरा बॉन्ड VBD में बोला था मैंने आपको, और दूसरा और तीसरा बॉन्ड आपका क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। अब px ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइकवाइज यहाँ पे बन जाएगा, जैसे वहाँ पे पाई बॉन्ड बनता था। तो यहाँ पे पहले बना सिग्मा आपका यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अब बनेगा आपका पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी पहले आपका बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा थ्रू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और आपका पाई स्टार दैट इज पाई स्टार 2px दैट इज योर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा थ्रू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये जो हमारे पास बना पाई 2px, ये बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। पाई स्टार 2px जो हमारे पास बना, दिस इज योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनने वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर हमारे पास pz ओवरलैप करेंगे, pz ने तो किया, अब py करेगा। पहले pz ने किया, उसने बनाया सिग्मा आपका 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। फिर किया आपके किसने, px ने, उसने बनाया पाई 2px और पाई स्टार 2px। उसके बाद आपका करेगा pz नहीं, आप करेगा आपका py और py ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जब py ओवरलैप करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू यहाँ पे पाई स्टार 2py बनेगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू यहाँ पे पाई 2py बन जाएगा। तो इसको हमारे पास हम ऐसे दिखाते हैं। अब इनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, इनकी एनर्जी रिलेटिवली ज़्यादा होगी। इनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, इनकी एनर्जी क्या होगी आपकी यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो अभी तक हम पहुँच गए थे कहाँ तक, सिग्मा पहले आएगा आपका सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। एनर्जी का ऑर्डर आपका यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का ऑर्डर यहाँ पे आपका रहता है। नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम ये करेंगे कि जो मेरे पास ऑर्बिटल्स है इनकी मैं एनर्जी का क्या लिखूँगा, ऑर्डर लिखूँगा। तो पहले यहाँ पे क्या होगा मेरे पास,
पहले मेरे पास यहाँ पे ये होगा कि यहाँ तक तो हमने लिख लिया, ये तो हमारे पास सिग्मा 1s आएगा, फिर हमारे पास सिग्मा 1s के बाद सिग्मा स्टार 1s लिखेंगे, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s लिखेंगे। अब हम लिखेंगे पहले ये वाले ऑर्बिटल्स, फिर लिखेंगे ये वाले, हमारे पास यहाँ पे ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। सो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास सिग्मा स्टार 2s के बाद हम लिखते हैं पाई 2px और पाई 2py, पाई 2px और पाई 2py। तो पहले हम लिखेंगे इन नीचे वालों में से इन तीनों की एनर्जी हमने बोला था कि डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनेंगे उनकी एनर्जी इन तीनों की सेम नहीं होगी, थोड़ी डिफरेंट होगी। यहाँ पे जो हमारे पास पाई 2px है, राइट, उसकी एनर्जी आती है बराबर पाई 2py के। तो इन दोनों की एनर्जी हमारे पास यहाँ पे बराबर होती है। तो फिर इसके बाद हम लिखते हैं पाई 2px, फिर लिखते हैं पाई 2py, और इससे ज़्यादा एनर्जी आपकी यहाँ पे सिग्मा 2pz की होती है। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं आपका सिग्मा 2pz। तो इनमें भी आप एनर्जी अगर हम यहाँ पे लिखें तो वो ये होता है ऑर्डर की इन दोनों की एनर्जी सेम होती है, और इसकी एनर्जी, इसको मैं इससे लिख देता हूँ, इनकी एनर्जी सेम होती है, इसकी एनर्जी इनसे ज़्यादा होती है। तो पहले आपका आएगा पाई 2px, पाई 2py, फिर आएगा आपका सिग्मा 2pz एनर्जी के ऑर्डर में। फिर हमारे पास यहाँ पे सिग्मा 2pz आ गया, राइट। तो यहाँ पे पहले आएगा पाई 2px, फिर आएगा पाई 2py, फिर आएगा सिग्मा 2pz। उसके बाद हमारे पास जब हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास अगेन क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो 3 बने हैं इनकी भी एनर्जी सेम नहीं होगी, इनकी भी एनर्जी यहाँ पे सेम नहीं होगी। जो ये हमारे पास पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी ज़्यादा बराबर होगी एक दूसरे के, बट जो सिग्मा स्टार 2pz है इसकी एनर्जी इन दोनों से ज़्यादा होगी। अगेन अब हमें इनके बाद हमने पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख दिए तीनों ऑर्डर में, अब हम लिखेंगे ऊपर वाले हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। इनमें भी पहले लिखेंगे पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। तो इनमें भी लिखेंगे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और फिर इसके बाद लिखेंगे सिग्मा स्टार 2pz आपका ये वाला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब सिग्मा स्टार 2pz एंड में। सो दिस इज़ योर पाई स्टार 2px, ये पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखना ये स्टार है, राइट। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना होता है। या तो आप इसको डायरेक्ट हमेशा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे, वो तो आप हमेशा बनाओगे नहीं, तो आपको इसको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली इसको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। सो दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मॉलिक्यूल्स। बट ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाला ऑर्डर जो हमने अभी तक बनाया, ये उन हमारे पास मॉलिक्यूल्स के लिए है जिनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अप टू 14 होगा, राइट। 14 तक इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा किसी मॉलिक्यूल में। जैसे C2 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 कार्बन है हमारे पास यहाँ पे एटम्स, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे N2 है, यहाँ पे हमारे पास 1 नाइट्रोजन में 7 होते, तो 2 में 14 होंगे। तो इनके लिए ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका एप्लीकेबल है। बट अगर मेरे पास कोई ऐसे मॉलिक्यूल है जिनका इलेक्ट्रॉन्स जो है जिनके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ग्रेटर देन 14 है, राइट, जिनके हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ग्रेटर देन 14 है, लाइक 15 है, 16 है, 17, 18, 19, 20 ये है, तो वहाँ पे हमारे पास थोड़ी बहुत यहाँ पे चेंज आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। पहले आपका नॉर्मल आएगा सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर आएगा सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। फिर यहाँ पे हमारे पास पाई 2px, पाई 2py आता था, फिर हमारे पास सिग्मा 2pz आता था। यहाँ पे क्या होगा, ये सिग्मा 2pz जो हमारे पास यहाँ पे है, इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा इनमें होती है। तो इसकी ये जो हमारे पास सिग्मा 2pz है, ये खाली यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और इन दोनों से पहले आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिग्मा 2pz है ये पहले आता है, फिर आपका पाई 2px, पाई 2py, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए था, फिर हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए था आपका कौन सा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, राइट। तो वो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर में ऐसे ही आते हैं, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, राइट। तो यहाँ पे मैं स्टार लिख देता हूँ उस पर दूसरे वाले पे, तो पाई स्टार है ये, ना कि पाई स्टार 2py, ये पाई स्टार 2px। उसके बाद हमारे पास नॉर्मली सिग्मा 2pz। तो खाली यहाँ पे डिफरेंस किस में है, यहाँ पे डिफरेंस खाली इस वाले में है। ये सिग्मा 2pz जो है इसकी एनर्जी इन दोनों से कम है, और यहाँ पे ये भी आप याद रखना इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है। तो हम इनको ऐसे रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं, पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी यहाँ पे बराबर होती है, राइट। तो यहाँ हमारे पास ऑर्डर होता है किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मॉलिक्यूल्स का। अप टू 14 आप याद रखोगे क्या होगा, अप टू 14 आपके पास सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा 2pz। और जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मोर देन 14 है, तो वहाँ पे सिग्मा 1s, स्टार 1s, 2s, स्टार 2s, सिग्मा 2pz, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास
सिग्मा पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये थी हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, राइट। तो यही डायग्राम आपका यहाँ पे बना हुआ है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो जो मैंने आपको समझाया वही इसमें लिखा हुआ है। सो नाउ हम यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला N2 का बॉन्ड ऑर्डर मुझे बताओ, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, N2 का बॉन्ड ऑर्डर मुझे बताओ एंड मुझे बताओ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कि ये पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है। तो ये मैं आपको पूछ रहा हूँ यहाँ पे, राइट। तो आप क्या करोगे, पहले N2 में देखा आपने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है, तो वो आपने बोला कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स 14 है। तो हम इसके लिए पहला वाला कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, दैट इज सिग्मा 1s, अगेन सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, आपका यहाँ पे आ जाएगा पाई 2px, फिर आ जाएगा आपका पाई 2py, फिर आएगा सिग्मा 2pz, उसके बाद आएगा पाई स्टार 2px, फिर आएगा पाई स्टार 2py, फिर आएगा यहाँ पे सिग्मा स्टार 2pz। अब आप यहाँ पे देखो, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे, क्योंकि ये 1s है, 2s में भी 2 आएंगे, इसमें भी 2 आएंगे, तो यहाँ तक आपके हो गए 8। उसके बाद यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे एक आएगा। अब यहाँ पे हम क्यों ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी बराबर होती है। अब एनर्जी बराबर है तो यहाँ पे हुंस रूल आपका लगेगा। इसके बाद एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, यहाँ तक आपके हो गए कितने, 12। और यहाँ पे आपके आ जाएंगे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे। ऐसे में नहीं है, इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे। तो ये था मेरे पास कौन सा, ये था आपके पास 14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वालों का। तो यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास सिग्मा स्टार, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे क्या था, सिग्मा 2s के बाद आपका पाई 2px, पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz। हमने भी यहीं पे यही लिखा था, हाँ हमने भी यही लिखा था। अब यहाँ पे मैंने वही ऑर्डर लिख दिया जो हमने पीछे डिराइव किया था या निकाला था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर मैं आपको बोलना भूल गया कैसे निकालते हैं, शायद मैंने आपको बोला भी था। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हम ऐसे, ये होता है मेरे पास हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होता है हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। इसमें कितने अब इसमें क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स माइनस इसके इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनका डिफरेंस लेंगे, उसका हाफ कर देंगे। यही आपके पास क्या आ जाता है, बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। तो ये हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। तो ये मैंने आपको वहाँ पे दिखा दिया, तो ये आप यहाँ पे हटा दोगे। तो ये हमारे पास आ जाता है फॉर्मूला आपके बॉन्ड ऑर्डर का, दैट इज हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट इज़ योर बॉन्ड ऑर्डर। अब हम इसको आसानी से देख सकते हैं। तो पहली बात हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको क्या करना है, हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका आ जाएगा हाफ। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, आप खुद देख लो कौन कौन से हैं। ये है 1s 2s है, फिर हमारे पास ये दोनों जो है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, राइट। ये मेरे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी एंटी बॉन्डिंग है, और ये भी हमारे पास बॉन्डिंग है, जिसके ऊपर स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग है, राइट। तो अब आप देख लो BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमारे पास एक तो 1s है, एक मेरे पास 2s है, हो गए 2 2 4, फिर मेरे पास यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है तो हो गए 8, फिर यहाँ पे और 2 हैं तो हो गए 10। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग जो है हमारे पास, दैट इज सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा स्टार 2s। तो उनमें हमारे पास 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हमारे पास हाफ ऑफ 6 आ गया, विच इज़ 3। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन 3 आता है, मतलब इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 3 है। तो आपको पता भी होता है कि NN ट्रिपल बॉन्ड हम लिखते हैं। तो यहाँ से मैंने वो NN ट्रिपल बॉन्ड आपके लिखे थे, राइट। अब यहीं से मैं आपको बोलता हूँ कि पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक। तो आप क्या करोगे, जो हमारे पास आउटर मोस्ट सबशेल है, दैट इज सिग्मा 2pz, ये वाला सबशेल, इसमें क्या देखोगे आप, सिग्मा 2pz ऑर्बिटल, सॉरी सबशेल नहीं, सिग्मा 2pz ऑर्बिटल, जो लास्ट वाला ऑर्बिटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है, दोनों पेयरिंग में है। तो ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो पहला आंसर इसका है बॉन्ड ऑर्डर का, दैट इज दिस। और दूसरा आपको मैंने बोला था ये डाया है पैरामैग्नेटिक है, तो आप बोलोगे डायामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है आपके सिग्मा 2pz में। तो ये था आपका N2। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, अब आप
हाइड्रोजन का निकाल सकते हो, कार्बन का निकाल सकते हो। मैंने आपको डायरेक्टली हाइड्रोजन का निकाल के दिया, राइट। इसी तरह मैं अगर आपको अब बोलूँ ऑक्सीजन का निकालने को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसका निकालना है आपको अब नेक्स्ट निकालना है आपको ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर, और आपको निकालना है इसका क्या निकालना है, नेचर, मैग्नेटिक नेचर की, डायामैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक आपका यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, राइट, डायामैग्नेटिक है या फिर हमारे पास पैरामैग्नेटिक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये डायामैग्नेटिक था। इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूसरी वाली लिखेंगे, दैट इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। ये हमारे पास इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स पहली बात तो 16 के बराबर है, तो पहली वाली कॉन्फ़िगरेशन जो निकली थी वो नहीं लगेगी, दूसरी वाली लगेगी जिसमें सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px पाई 2py से क्या थी, सिग्मा 2pz की एनर्जी इनसे कम थी। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz, फिर यहाँ पे पाई 2px, फिर आपका पाई 2py, फिर आपका पाई स्टार 2px, फिर आपका पाई स्टार 2py, राइट। और उसके बाद हमारे पास सिग्मा स्टार 2pz। अब यहाँ पे आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दो। तो हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे 2, 2 4, 2 6, 2 8, और इसमें आएंगे हमारे पास 2 10। अब उसके बाद हमारे पास 11, 12, 13 और 14 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स है। तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक जब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू हुंस रूल होगा कि पेयरिंग तभी होगी जब तक हर एक डिजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। उसके बाद हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास 14 यहाँ तक आ गए, हमें और 2 फिल करने हैं। तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन को उधर फिल करेंगे, एक को इधर फिल करेंगे। अब आप यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मंच इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप देख लो। जैसे हमारे पास 1s है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, हो गए 2, ये भी हमारे पास बॉन्डिंग है, हो गए 4, ये भी हमारे पास बॉन्डिंग है, हो गए 6, ये भी हमारे पास बॉन्डिंग है, हो गए हमारे पास 8 और 10। तो यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका 10 माइनस। एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास कितने हैं, तो वो भी आप देख लो। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास कितने हैं, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, यहाँ पे मेरे पास 2 हैं, ये भी एंटी बॉन्डिंग है। फिर मेरे पास यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 है, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास 10 माइनस कितने आ जाएंगे टोटल मेरे पास यहाँ पे 2 2 4 और ये 2 हो जाएंगे 6, राइट। इसके 2 और ये हमारे पास 2 हो जाएंगे 6। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, -6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरे पास 4/2 आएगा, दैट इज़ 2। इसका मतलब ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे होता है। तो ये मैंने आपको पीछे भी लिखाया था। अब इसका दूसरा हमारे पास मैग्नेटिक नेचर अगर हम देखेंगे, तो ये मैग्नेटिक नेचर में क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा। जो हमारे पास लास्ट वाले ऑर्बिटल्स है, दैट इज़ योर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, दोनों में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। इसी तरह आप यहाँ पे आइंस का भी निकाल सकते हो, लाइक ऑक्सीजन 2 माइनस, ऑक्सीजन 2 प्लस, राइट। तो इनका आप खुद निकाल के देख लेना कि क्या नेचर आपका यहाँ पे इनका आ रहा है, राइट। इनका आपका यहाँ पे क्या नेचर आ रहा है, तो ये आप खुद देख लेना। तो ये था हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, दैट इज़ योर डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मोमेंट हमारे पास सिंपली क्या बोलता है, डाइपोल मोमेंट का मतलब हमारे पास, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो, आपके पास 2 अपोजिट चार्ज होते हैं, दोनों में कुछ ना कुछ सेपरेशन होती है। ये प्लस क्यू होता है, ये माइनस क्यू होता है, दोनों में कुछ ना कुछ सेपरेशन होती है, राइट। तो अगर दोनों में कुछ सेपरेशन है, इनका डाइपोल मोमेंट आप लिखते हो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और इनके बीच का सेपरेशन फॉर एग्जाम्पल डी है, ये आप लिखते हो डाइपोल मोमेंट। इसी तरह हमारे पास केमिस्ट्री में भी डाइपोल मोमेंट सेम होता है। मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है एटम्स के बीच में, जैसे HCl है, इसमें हमारे पास डेल प्लस आता है, डेल माइनस आता है। तो ये भी एक चार्ज की तरह एक्ट करेगा, ये भी एक चार्ज की तरह एक्ट करेगा। इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, तो ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक डाइपोल बन गया। अब इस डाइपोल जो है हमारे पास, इसका हमारे पास डाइपोल मोमेंट हम जो कैलकुलेट करते हैं वो होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज़ +1 या फिर -1 इंटू में हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस कर देते हैं, आपका डाइपोल मोमेंट हो जाता है, राइट।
और एक चीज़ और, फॉर डाइपोल मोमेंट प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एंड पोलैरिटी इज नेसेसरी। तो पोलैरिटी का होना ज़रूरी है, दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का होना ज़रूरी है, या अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो लोन पेयर का होना यहाँ पे ज़रूरी है। तो जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है, H2 है, इसमें मेरे पास एक हाइड्रोजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, कोई यहाँ पे क्या आएगा, चार्ज डिफरेंस नहीं आएगा, ना इस पे डेल प्लस आएगा, ना इस पे डेल माइनस आएगा, ना ही इस पे डेल माइनस या इस पे डेल प्लस आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे कोई हमारे पास पोलैरिटी है ही नहीं मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन है मेरे पास, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। इसी तरह मेरे पास ऑक्सीजन है यहाँ पे, इसका भी डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि पोलैरिटी यहाँ पे मॉलिक्यूल में आपके नहीं है। और दूसरे हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी लीनियर शेप होगी, उनका भी डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, क्योंकि लीनियर शेप में क्या होगा, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है फॉर एग्जाम्पल, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे डेल माइनस आएगा ऑक्सीजन पे, और कार्बन पे डेल प्लस, इसी तरह इस ऑक्सीजन पे डेल माइनस आएगा, क्योंकि ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अब यहाँ पे बने डाइपोल्स दो, और दोनों डाइपोल्स सेम है, क्योंकि एटम्स दोनों साइड हमारे पास सेम है। जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट आता है, ये आता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन होती है यहाँ पे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में उल्टी होती है, वहाँ पे आपका होता है नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ। यहाँ पे हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज से लेके नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में हमारे पास डाइपोल मोमेंट जो है डायरेक्टेड होता है, या आप बोल सकते हो क्या होता है, ये होता है डायरेक्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमारे पास कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ पे ये हो जाएगी, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज डिफरेंस भी सेम है, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट यहाँ पे हमारे पास P आ जाएगा, इसका भी डाइपोल मोमेंट P आ जाएगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पे वेक्टर्स हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, नेट डाइपोल मोमेंट आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा। अब जिसके पास डाइपोल मोमेंट होगा वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है, जिसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं होगा वो नॉन पोलर कहलाएगा। इसी तरह ये नॉन पोलर हो जाएंगे। इसी तरह कार्बन डाइसल्फाइड भी ऐसा ही होता है, तो इसमें भी डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। BeF2 भी ऐसा ही हमारे पास लीनियर है, इसमें भी हमारे पास यहाँ पे बेरिलियम और फ्लोरीन जो है, इनमें क्या होगा, डाइपोल मोमेंट आपस में कैंसिल आउट कर देगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। तो ये हमारे पास थे, एक तो वो मॉलिक्यूल जिनमें पोलैरिटी नहीं होगी, दूसरे हमारे पास वो मॉलिक्यूल जिनमें 180 डिग्री पे दोनों क्या होंगे, आपस में बॉन्ड्स अलाइन होंगे, तो वहाँ पे भी हमारे पास क्या होंगे, डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास H2 है, इसकी जो शेप है वो कैसी होती है, बेंट शेप होती है। तो इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर इसका ऐसा हो जाता है, दो लोन पेयर्स इधर होते हैं, दो लोन पेयर्स इधर होते हैं। और हमारे पास एक और मैं चीज़ आपको बोलूँ, जो डाइपोल मोमेंट की जो एक और डायरेक्शन हमारे पास होती है, एक तो हमारे पास ये वाली डायरेक्शन होती है, दूसरी टुवर्ड्स द लोन पेयर हमारे पास डायरेक्शन यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की होती है। तो एक तो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, और दूसरी होती है टुवर्ड्स द लोन पेयर। तो जिस मॉलिक्यूल में लोन पेयर है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन उसी की तरफ उस मॉलिक्यूल में होगी। जैसे मेरे पास ये है, इसमें डाइपोल मोमेंट आपको दिखाना है लोन पेयर का, तो ऑक्सीजन से लेके लोन पेयर की तरफ होगी, तो डाइपोल मोमेंट का यहाँ पे डायरेक्शन में ऐसे दिखाऊंगा कि इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो इधर है। इसी तरह इस वाली लोन पेयर के लिए डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा। अब इसी को आप क्या बोल सकते हो, ये मेरे पास जो वेक्टर है ये एक ही डायरेक्शन में, तो ऐड होके नेट हमारे पास इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, इन दोनों का एडिशन होगा, रिजल्टेंट इधर आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का इधर आएगा, और ये पोलर हो जाएगा। और जो हमारे पास टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स होंगे, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका भी डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो आएगा। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, राइट, इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा, ये भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। फिर मेरे पास यहाँ पे आते हैं ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल्स लाइक BF3 BCl3, क्योंकि ये भी प्लेनर होते हैं, राइट। BF3 में आप देख लो, BF3 में 3 हमारे पास ये है। बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, तो यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस। तो अब यहाँ पे आप देखो, मैं इसको हटा दे देता हूँ, इस डेल माइनस डेल प्लस को। आपको खुद ही पता है कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगी। तो कलर भी मैं इसका ब्लू ही रखता हूँ। ये हमारे पास क्या है, इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर, ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इसमें ये हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगी, और तीनों का जो एंगल है बीच में, दैट इज़ 120 डिग्री। अब 3 वेक्टर्स है इक्वल मैग्नीट्यूड के 120 डिग्री पे, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, नेट रिजल्टेंट इनका कितना आएगा, 3 वेक्टर्स 120 डिग्री पे है, राइट।
ये हमारे पास एक वेक्टर है, दूसरा है, ये तीसरा है। तीनों के बीच का एंगल इज़ 120 डिग्री। तो तीनों का 120 डिग्री एंगल है, तो नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे 0 आएगा। इसका नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे 0 नहीं आएगा, राइट। ये थे हमारे पास कौन से, एक तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड और SiF4, इनका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। इसी तरह ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो 4 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। एक तो हमारे पास जिनकी पोलैरिटी नहीं होती, लाइक ये वाले, जिनमें हमारे पास जो बॉन्ड्स है वो हमारे पास 180 डिग्री पे अलाइंड है और दोनों साइड पे सेम टाइप के एटम्स है और सेंटर में एटम हमारे पास है, उसके दोनों साइड सेम एटम्स है और दोनों बॉन्ड्स 180 डिग्री पे अलाइंड है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड या BeF2। इसी तरह मेरे पास टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड और आपका SiF4 जो कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, इनका भी 0 होगा। और ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल्स जिनका क्या होगा, आपका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 4 टाइप के मॉलिक्यूल्स आपको पता होने चाहिए। अब मेरे पास पहले आता है AB2। अब AB2 में मैंने आपको बोल दिया सेंट्रल एटम 1, सराउंडिंग एटम 2। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की एग्जांपल हमने पहले ही बोली थी। तो ये वाला इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। तो यहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हो, उसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या आता है, 0। इसी तरह मेरे पास AB3 आता है। AB3 में BF3 हमने देखा, इसमें भी 3 हमारे पास डाइपोल्स 120 डिग्री पे अलाइंड है, तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। तो यहाँ पे हम BF3 लिख सकते हैं, BCl3 लिख सकते हैं, राइट, AlCl3 लिख सकते हैं। इनका डाइपोल मोमेंट हमारे पास नेट कितना आता है, 0। AB4 में हमारे पास हमने बोला था कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यह मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर मीथेन मॉलिक्यूल। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास ऐसा होगा, राइट। चारों बॉन्ड्स हमारे पास 109.5 पे होते हैं। इसका डाइपोल इधर आता है, इसका डाइपोल इधर आता है, ये 3D में है, इसका डाइपोल इधर आएगा, इसका डाइपोल इधर आएगा। नेट हमारे पास यहाँ पे अगेन डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, 0। और मीथेन मॉलिक्यूल में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो मीथेन में क्या होता है, उसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे डाइपोल की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे ये होगी, यहाँ पे ये होगी और यहाँ पे ये होगी। तो अब आप वेक्टर फॉर्म में इसको ले जाओगे तो ये वाला इधर की तरफ होगा, तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे। ये वाला आपका किधर है, इधर की तरफ है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे। ये वाला आपका इधर की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसकी टेल पकड़ के इधर लाएंगे, तो ये वाला आपका नीचे की तरफ आएगा। फिर हमारे पास और 2 बचते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला इधर की तरफ है, इसकी टेल पकड़ के इसको इधर रख देंगे, तो ये यहाँ पे इधर पे आएगा। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। फिर हमारे पास लास्ट में यहाँ पे बचता है ये वाला, राइट, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे टेल पकड़ के इधर लाएंगे और ऐसे अलाइन करेंगे। वो तो हमने किया था, ये वाला रह गया था, ये वाला, राइट। इसकी टेल इधर पकड़ के लाएंगे, ऐसे अलाइन करेंगे, तो ये ऐसे आएगा। बट ये हमारा 2D में नहीं है, ये 3D में हमारे पास यहाँ पे चारों डाइपोल्स हैं 109.5 डिग्री पे। इनका भी रिजल्टेंट जो है वो 0 आ जाता है, इसीलिए डाइपोल मोमेंट हमारे पास 0 होता है। फिर हमारे पास आते हैं AB5 मॉलिक्यूल्स। AB5 मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको, ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल्स। ट्राइगोनल प्लेनर नहीं, सॉरी, इनको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जैसे मेरे पास इसमें क्या था, PCl5 हमने देखा था इसमें, तो वो आ जाएगा, राइट, PCl5 आ जाएगा। तो इसमें हम वही एग्जांपल ले लेते हैं PCl5 की। तो इसमें हमारे पास PCl5 आएगा, शेप इसका ऐसा होगा, ट्राइगोनल बाईप्लेनर। ये 3 हमारे पास यहाँ पे 120 डिग्री पे होंगे और ये वाले 2 एक्सियल बॉन्ड एंगल्स होंगे ऊपर और नीचे। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, आपका क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फॉस्फोरस से, तो यहाँ पे डाइपोल इधर आएगा, यहाँ पे डाइपोल इधर आएगा। 2 डाइपोल 180 डिग्री पे है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कट जाएंगे। तो इसको मैं कैंसिल आउट ऐसे करके दिखाता हूँ आपको, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। फिर मेरे पास ये 3 है, एक मेरे पास ऐसे अलाइन होगा, एक ऐसे अलाइन होगा, एक ऐसे अलाइन होगा। 3 वेक्टर्स है 120 डिग्री पे, तो तीनों कट जाएंगे। तो इनका जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो नेट डाइपोल मोमेंट ट्राइगोनल बाईपिरामिडल मॉलिक्यूल्स का भी यहाँ पे 0 होता है, लाइक PCl5, राइट। बट अगर इनमें से किसी भी मॉलिक्यूल में, चाहे वो आपका ये हो लीनियर हो या फिर आपका वो आपके पास यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर हो या आपका टेट्राहेड्रल हो या आपका ट्राइगोनल बाईपिरामिडल हो, कोई भी एक लोन पेयर आ गया इन एटम्स की जगह, तो उस लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट यहाँ पे डिफरेंट आएगा।
जो कि इन एटम्स के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोन पेयर होता तो उसका डाइपोल मोमेंट कुछ आता बट वो इससे ज़्यादा आता। तो यहाँ पे 3 वेक्टर्स थे बट एक वेक्टर जो था वो डिफरेंट था, जिसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ आता। तो हमारे पास कोई भी इनमें से मॉलिक्यूल हो जिसमें कोई लोन पेयर है विद दिस जियोमेट्री, उसका हमारे पास डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो नहीं आएगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल था, इसमें हमारे पास नॉर्मली टेट्राहेड्रल शेप है, राइट, तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, उसके हिसाब से डाइपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए था। बट यहाँ पे लोन पेयर दो है, इनका डाइपोल मोमेंट डिफरेंट है, तो इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास AB6, इसको हम बोलते हैं आपका ऑक्टाहेड्रल। इसका भी हमारे पास एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल की एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं PCl6, या फिर आप इसमें XeF6 भी ले सकते हो। तो XeF6 हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये हमारे पास XeF6 है, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, XeF6 है, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है। और इसमें हमारे पास क्या है, ये 4 फ्लोरीन जो है ये एक प्लेन में है, आपकी स्क्रीन के परपेंडिकुलर प्लेन में, ये इस परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर, इस परपेंडिकुलर प्लेन के नीचे। अब आप यहाँ पे खुद देख लो, ये और ये एक डाइपोल है और डायरेक्शन इसकी होगी जीनॉन से लेकर, अब फ्लोरीन और जीनॉन है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर की तरफ होगी, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी ये होगा। यहाँ पे डाइपोल की डायरेक्शन हमारे पास ये हो जाएगी, यहाँ पे डाइपोल की डायरेक्शन ये हो जाएगी, राइट। इसका अपोजिट डाइपोल जो है इस वाले का वो इधर है। सिमिलरली यहाँ डाइपोल की डायरेक्शन ये हो जाएगी और इसका अपोजिट डाइपोल यहाँ पे ये है। तो आप खुद देख लो कि ये डाइपोल दोनों 180 डिग्री पे है, ये और ये कट जाएंगे, ये और ये 180 डिग्री पे कट जाएंगे, ये और ये 180 डिग्री पे है कट जाएंगे। तो नेट डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का अगेन जीरो आ जाएगा। वहीं पे यहाँ पे अगर कहीं पे भी लोन पेयर होता, सी फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता, ये 4 तो कट जाते, यहाँ पे इसका और इसका डाइपोल मोमेंट का डिफरेंस अलग आ जाता है, नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे होता है, इसका डाइपोल मोमेंट फिर नॉन जीरो आ जाता है। तो ये था हमारे पास टॉपिक डाइपोल मोमेंट। होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक आज का आ जाता है केमिकल बॉन्डिंग का, दैट इज़ योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, दैट इज़ योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब सिंपली ये होता है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अ स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल विद another electronegative atom of some molecule or within the same molecule is known as hydrogen bonding। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव, आप यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, राइट। तो मेरे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है, मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं। एक मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मेरे पास एक HF मॉलिक्यूल है, राइट। मेरे पास एक HF मॉलिक्यूल है, मेरे पास एक और HF मॉलिक्यूल है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। मेरे पास एक और HF मॉलिक्यूल है, राइट। तो मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसमें HF डाला हुआ है, इसमें डिफरेंट HF मॉलिक्यूल्स है। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करेगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा और इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पर भी पार्शियल नेगेटिव आएगा, इसको हम डेल नेगेटिव बोलते हैं। इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इनके बीच में इस अट्रैक्शन जो होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से एक यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, एक पार्शियल नेगेटिव एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं आपका। सो दीज आर योर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपके कौन से होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन था, फ्लोरीन, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम कौन था, हाइड्रोजन। सो इट इज़ attractive force between a strongly electronegative atom of a molecule, right, with another electropositive atom of some other molecule or within the same molecule। ये दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या मतलब ये 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हुई है। इसी तरह हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, राइट। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल होती है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फिलहाल और एक एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो आपके वाटर की, राइट। आप यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकते हो वाटर की आप एग्जांपल यहाँ पे देख लो कैसी होती है। आपके पास ये कोई वाटर का बीकर है, ये आपकी थी HF की, वाटर का आपके पास कोई बीकर है, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास H2O है, ऐसे होता है, राइट। और मेरे पास यहाँ पे एक और वाटर का मॉलिक्यूल है जो मैं ऐसे दिखा देता हूँ,
राइट। तो ये मेरे पास एक और वाटर मॉलिक्यूल है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे क्या है, इसी तरह मेरे पास यहाँ पे एक और वाटर का मॉलिक्यूल है। सो ये मेरे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। एक हमारे पास वाटर का कंटेनर है, उसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे मैं और बना लेता हूँ। बेंड शेप होती है आपके वाटर मॉलिक्यूल की, तो मैंने इसको ऐसे दिखा दिया। इसी तरह मैं एक और यहाँ पे आपका ऑर्डर में जैसे मैंने बनाया है वैसे मैं यहाँ पे भी एक बना देता हूँ। अब यहाँ पे आप खुद देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे डेल माइनस आएगा, यहाँ पे डेल प्लस आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इस पर डेल प्लस आएगा, इस पर भी डेल प्लस आएगा। सिमिलरली यहाँ पे डेल माइनस आएगा, यहाँ पे डेल प्लस आएगा, यहाँ पे डेल प्लस आपका आ जाएगा, यहाँ पे डेल प्लस आएगा, यहाँ पे आपका डेल माइनस आएगा, यहाँ पे डेल प्लस आ जाएगा। इसमें भी डेल माइनस डेल प्लस, इसमें भी डेल माइनस डेल प्लस, इसमें भी डेल माइनस डेल प्लस। अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरे पास ये मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में क्या हो गया, दो मेरे पास एक पार्शल इलेक्ट्रो या का पॉजिटिव एटम, पार्शली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगी। इसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे भी मेरे पास क्या बनेगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन में भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। थोड़ा सा मैं इसको सीधा कर देता हूँ। यहाँ पे भी हमारे पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी हमारे पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर निकल के आया वाटर का, इसको हम बोलते हैं केज स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, और ये बनता है आपके 0 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। तो ये हमारे पास बनता है एट 0 डिग्री सेल्सियस। एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, आपका जो वाटर होता है ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड और लिक्विड में, राइट। आपका सॉलिड और लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो जो सॉलिड स्टेट में ये यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसकी वजह से इसका यहाँ पे ये केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, बीच में इसमें ये वॉइड्स आ जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि डेंसिटी ऑफ आइस जो है वाटर से क्या होती है, डेंसिटी ऑफ आइस वाटर से कम होती है, क्योंकि केज लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। तो यहीं पर आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वाई इज डेंसिटी ऑफ आइस ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, तो सॉरी लेस देन दैट ऑफ वाटर। सो डेंसिटी ऑफ आइस जो है आपकी, वो आपकी कम होती है किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से, बिकॉज ऑफ केज लाइक स्ट्रक्चर जो ये बनाता है, जिनको हम वॉइड्स भी बोलते हैं, वॉइड्स फॉर्म ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। ये इसका रीज़न होता है कि इसकी डेंसिटी इससे क्या होती है, आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से यहाँ पे कम हो जाती है। तो ये था आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स होंगे, दो मॉलिक्यूल नहीं होंगे, एक ही मॉलिक्यूल होगा, और उसी के अंदर हमारे पास एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा। उसकी वजह से ये आपको देखने को मिलता है किसमें, ये आपको देखने को मिलता है आपके ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में। सो मेरे पास यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल है। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ किसके बारे में, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बारे में। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे पास कुछ इस टाइप का होता है, राइट। तो ये हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, इसमें मेरे पास ये होगा, ऑर्थो पोजिशन पे OH ग्रुप होगा, और पैरानाइट्रोफिनॉल में मेरे पास क्या होगा, जो पैरा पोजिशन है वहाँ पे मेरा यहाँ पे OH लगा हुआ ऐसे यहाँ पे होगा। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में आप खुद देखो कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल माइनस आएगा, इस पर डेल प्लस आएगा, राइट। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन है तो डेल माइनस आएगा, डेल प्लस आएगा। इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और ये मॉलिक्यूल के अंदर ही हुई है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको हम यहाँ पे बोलते हैं, जो मॉलिक्यूल के विदिन हो रही है। अब यहाँ पे पैरानाइट्रोफिनॉल है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास
पैरा पोजीशन पे OH है, तो ये हमारे पास डेल माइनस हम बोल सकते हैं, ये डेल प्लस है, ये भी डेल माइनस और ये डेल प्लस है। बट ऐसा हो नहीं सकता कि ये जाके इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, क्योंकि ये हमारे पास पैरा पोजीशन पे है, ये मॉलिक्यूल के इस साइड पे है, वो उस साइड पे है, तो ये बॉन्डिंग कर नहीं सकते। तो अगर मेरे पास कोई और, मेरे पास यहाँ पे इसी में हमारे पास एक और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है मेरे पास, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक और पैरानाइट्रोफिनॉल है। ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे पैरानाइट्रोफिनॉल है। यहाँ पे मेरे पास इसका ये है, यहाँ पे क्या होगा, इस पे डेल प्लस आएगा एज यू ऑलरेडी नो, इस पे हमारे पास डेल माइनस आएगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो ये बनाएगी यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये था आपका कौन सा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये है आपका पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में आपकी जो होती है उसको बोलते हैं हम इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो विद इन मॉलिक्यूल होती है, और यहाँ पे पैरानाइट्रोफिनॉल में आपका इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है। तो ये था आपका इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिफरेंस। अब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो उसको। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हमारे पास दो और मोर सिमिलर या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पे हो सकती है। इसी तरह हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हमारे पास एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर होगी, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में यहाँ पे हुई थी। फिर हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास साइज़ है मॉलिक्यूल का वो डिक्रीज़ होगा, और मॉलिक्यूल का साइज़ डिक्रीज़ होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिस मॉलिक्यूल या कंपाउंड में, उसमें हमारे पास सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होगी, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज़ कर देता है। रीज़न बीइंग कि जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, अगेन आप बोलोगे, इसमें यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिन एटम्स में था वो आपस में क्या हो गए, मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्डेड हो गए, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाले एटम्स हमारे पास अब फ्री नहीं रहे, जो हमारे पास पोलर सॉल्वेंट में जाके डिसॉल्व होंगे, राइट। फिलहाल आप इतना याद रखोगे कि जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंपाउंड्स है उनमें हमारे पास क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनमें हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, और सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होगी, और जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होंगे, कम होंगी, और वाटर सॉल्युबिलिटी भी यहाँ पे कम हो जाएगी। सो ये थे हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग के हमारे पास मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे। एक और यहाँ पे टॉपिक छोटा सा यहाँ पे हमारे पास बच जाता है, दैट इज़ योर फजन्स रूल। इसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी का रूल। ये हमें बताता है कि हमारे पास अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो मेरे पास कोई आयनिक कंपाउंड है, लाइक NaCl है, आप बोलोगे ये तो आप हमारे पास NaCl क्या है, NaCl तो आपका आयनिक कंपाउंड है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर कहाँ से आ गया। तो इसने बोला कि आयनिक कंपाउंड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और वो हम कैसे देखते हैं वो देखने के लिए हम यहाँ पे एक हमारे पास टर्म होती है, दैट इज़ पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन, राइट। हमारे पास एक कैटाइन होगा, हमारे पास एक एनाइन होगा। अब एनाइन में हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा, कैटाइन में पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। तो होगा क्या, ये कैटाइन क्या करेगा, ये इस एनाइन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ऐसे ऐसे करके इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये फॉर एग्जांपल Na है, ये मेरे पास Cl माइनस है, तो ये कैटाइन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ दिस कैटाइन। इस एबिलिटी को, इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी को बोलते हैं हम पोलराइजिंग पावर, या फिर हम इसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। और जो हमारे पास ये एनाइन, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर, जो हमारे पास एनाइन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ भेज रहा है, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ द एनाइन। तो एनाइन का होता है यहाँ पे पोलराइजेशन, और कैटाइन जो है यहाँ पे क्या करता है, पोलराइज। कैटाइन करता है एनाइन को, पोलराइजेज द एनाइन, ये एनाइन को पोलराइज कर देता है, और एनाइन की इसी पोलराइज होने को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं,
राइट। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ आएगी, सोडियम की तरफ आएगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, बट यहाँ हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग होती है, और इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन या फिर पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनाइन। और कर कौन रहा है, ये करा रहा है आपका कैटाइन, क्या कर रहा है, एनाइन को पोलराइज कर रहा है। और इसके थ्रू हमें पता चल जाता है एक आयनिक कंपाउंड में यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो मॉलिक्यूल इज प्रेडोमिनेंटली कोवेलेंट इफ पोलराइजिंग पावर इज मोर। तो अब जितनी ये पोलराइजिंग पावर होगी हमारे पास किसकी, कैटाइन की, राइट। जितना ये पोलराइजेशन करेगा उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड में उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो पहली फैक्टर जो हमारे पास डिसाइड करती है कि आयनिक कंपाउंड में, तो पहला फैक्टर क्या है जो डिसाइड करेगा कि आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर है, दैट इज साइज ऑफ कैटाइन। तो जितना साइज ऑफ कैटाइन यहाँ पे छोटा होगा, तो जितना कैटाइन का हमारे पास यहाँ पे साइज़ छोटा होगा, तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, साइज ऑफ कैटाइन जितना हमारे पास छोटा होगा उतना हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो ये हमारे पास पहला रूल यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो अगर मैं LiCl, NaCl, KCl, RbCl में देखूँ, तो यहाँ पे कैटाइन का साइज़ आप देखो, Li में छोटा है, Na में बड़ा है, ये चारों के चारों आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो सबसे छोटा लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है। तो जो सबसे छोटा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, तो लिथियम का कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे होगा सबसे ज़्यादा, राइट। तो ये ऑर्डर है कोवेलेंट कैरेक्टर का। इसको मैं डिफरेंट पेन से दिखा देता हूँ। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर आएगा LiCl, NaCl, KCl और RbCl। क्योंकि लिथियम का साइज सबसे बड़ा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, और RbCl का हमारे पास रुबिडियम क्लोराइड का साइज सबसे बड़ा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा, और इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। दूसरा है साइज ऑफ एनाइन। अब एनाइन का साइज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि साइज ऑफ एनाइन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। उल्टा जो हमने ऊपर बोला था कैटाइन के लिए, एनाइन के लिए जस्ट उल्टा। तो यहाँ पे हमारे पास आप देखो कैटाइन तो सेम है, लिथियम लिथियम लिथियम। अब आप एनाइन पे डिसाइड करोगे तो एनाइन में आप देखोगे साइज ऑफ एनाइन, तो जितना एनाइन का साइज ज़्यादा उतना पोलराइजेशन ज़्यादा, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। तो ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर का आ जाएगा, लिथियम आयोडाइड में सबसे ज़्यादा, फिर लिथियम ब्रोमाइड, और फिर लिथियम फ्लोराइड में सबसे कम। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे तीसरा फैक्टर, विच इज़ यूर चार्ज ऑन द कैटाइन एंड एनाइन। तो चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी कैटाइन की, उतनी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज बाय रेडियस रेशियो। चार्ज डेंसिटी का मतलब आपका सिंपली चार्ज बाय रेडियस रेशियो भी नहीं बोलूँगा मैं यहाँ पे, तो चार्ज डेंसिटी में क्या बोलूँगा मैं, चार्ज डेंसिटी में बोलूँगा मैं, राइट, हाँ, रेडियस बाय चार्ज बाय रेडियस रेशियो। तो यहाँ पे हम देखते हैं चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, जिसका ज़्यादा होगा कैटाइन का, कैटाइन के लिए है, ठीक है। तो चार्ज बाय रेडियस रेशियो उसका ज़्यादा होगा, उसका हमारे पास यहाँ पे कैटाइन का वो ज़्यादा पोलराइज करेगा, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी में हमारे पास, इसको मैं ऑर्डर में लिख लेता हूँ यहाँ पे, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। सो दिस इज योर जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये था हमारे पास जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। तो इनमें हमें क्या करना है, चार्ज पे रेडियस रेशियो देखना है कैटाइन का, क्योंकि एनाइन तो सेम है, और एनाइन सेम है और कैटाइन का आपको देखना है चार्ज बाय रेडियस रेशियो। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि डाउन द ग्रुप साइज डिक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, तो साइज सबसे कम जिंक का है, और फिर कैडमियम और मर्क्यूरी का है। तो हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, या फिर आप इसको चार्ज बाय रेडियस रेशियो से भी देख सकते हो कि चार्ज तो सब में सेम है। अब चार्ज बाय रेडियस देख लेंगे, तो जिंक का चार्ज 2 है, बट इसका रेडियस इससे क्या है, ज़्यादा है, तो चार्ज बाय रेडियस रेशियो ज़्यादा है। तो कैटाइन का चार्ज बाय रेडियस रेशियो ज़्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और HgCl का हमारे पास यहाँ पे सबसे कम हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, राइट। जिन मॉलिक्यूल्स में इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन होगी तो वो हमारे पास ज़्यादा यहाँ पे कोवेलेंट हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास फेजन्स रूल और पोलराइजिंग पावर। और इसकी हमारे पास एप्लीकेशन ये है कि पहली एप्लीकेशन तो ये है कि कोवेलेंट कैरेक्टर हमें बताता है आयनिक कंपाउंड्स में होता है, तो ये हमें ये चीज़ बताता है। दूसरा, हमें हार्डनेस पता चल जाती है, क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर्स जो है वो लेस हार्ड होते हैं कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। तो अगर आप कोवेलेंट कैरेक्टर देखोगे और आयनिक कंपाउंड देखोगे, ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं हार्ड एंड ब्रिटल, राइट। तो फेजन्स रूल के थ्रू जब आप कोवेलेंट आयनिक कैरेक्टर देखोगे तो आपका जो हमारे पास ये
आपका जो आयनिक कंपाउंड है, जब आपको पता चलेगा कि कोई कंपाउंड आयनिक या कोवलेंट कैरेक्टर इसमें है, उसके थ्रू आप हार्डनेस देख सकते हो। इसी तरह बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, कोवलेंट कैरेक्टर का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वो होता है हमारे पास लेस, और आयनिक कंपाउंड में रिलेटिवली, वैसे तो कोवलेंट कैरेक्टर का भी, कोवलेंट कंपाउंड्स का भी बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बट आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, मोर होगा। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, आपको पता है आयनिक कंपाउंड जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इनमें होती है, बट कोवलेंट कंपाउंड जो हमारे पास है इनमें आयनिक कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो हम बोलेंगे लेस आयनिक कंडक्टेंस इनमें होती है। इसी तरह सॉल्युबिलिटी, कोवलेंट कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में हमारे पास सॉल्युबल नहीं होते हैं, और आयनिक कंपाउंड जो है वो पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर में क्या होते हैं, हमारे पास सॉल्युबल होते हैं। सो ये था हमारे पास फजन्स रूल। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक और टॉपिक हमारे पास यहाँ पे बचता है लास्ट में, दैट इज़ योर, आपका नेक्स्ट टॉपिक इसमें यहाँ पे बच जाता है हमारा, दैट इज़ योर फॉर्मल चार्ज। तो एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। तो फॉर्मल चार्ज का मतलब सिंपली मेरे पास क्या होता है, तो पहले मैं आपको रेजोनेंस समझाता हूँ क्या होता है। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज हम हेडिंग डाल देते हैं, फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज में हम सबसे पहले देखते हैं कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस कैसी होती है। मेरे पास है फॉर एग्जांपल CO3 2-, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CO3 2- का स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पे ऐसा हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन और जो हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में होते हैं। तो कभी ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर हमारा ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसा दिखेगा, ये आपका यहाँ पे ऐसा दिखेगा, राइट। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और ये हमारे पास वापस से इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो ये इलेक्ट्रॉन था ये तीनों जगह रिवॉल्व करा दिया। इस ऑप्शन पे भी एक बार आ गया, राइट, इस ऑप्शन पे भी एक बार आ गया, और इस ऑप्शन पे भी एक बार आ गया, और ये पाई बॉन्ड तीनों जगह मूव कर गया, राइट। यहाँ पे भी एक बार था, यहाँ पे भी एक बार था, और यहाँ पे भी एक बार था, तो तीनों बॉन्ड्स को इसने कवर कर दिया। तो ये मॉलिक्यूल हमारा ऐसे यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन्स का रिवॉल्व, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे रिवॉल्व करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये हमारे पास ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। इनको हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, राइट, दीज आर कॉल्ड एज योर रेजोनेंस। इनको हम बोलते हैं आपके मॉलिक्यूल के अंदर के, सॉरी एक सेकेंड आप रुकिए, ये आपके होते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। और इन स्ट्रक्चर का जो हमारे पास हाइब्रिड है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे पाई बॉन्ड जो एक जगह ठहरा हुआ नहीं है, ये कभी यहाँ पे दिख रहा है, कभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, कभी आपको यहाँ पे दिख रहा है। नेगेटिव चार्ज कभी आपको इस ऑप्शन पे दिख रहा है, कभी आपको इस ऑप्शन से गायब होकर इस पे जा रहा है, कभी यहाँ से गायब होकर वापस से इस पे जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों ऑक्सीजन एटम्स पे नेगेटिव चार्ज और पाई इलेक्ट्रॉन तीनों बॉन्ड्स पे घूम रहा है। तो इसको हम फाइनली फिर इन तीनों स्ट्रक्चर का कंबाइंड स्ट्रक्चर इसका ऐसे दिखा देते हैं, राइट। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड दिखा देते हैं, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड दिखा देते हैं, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। इसी तरह ये नेगेटिव चार्ज भी रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे हम डेल माइनस दिखा सकते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, -2 टोटल नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो हमारे पास -2 का टोटल नेगेटिव चार्ज है, और ये तीनों ऑक्सीजन एटम्स पे अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो ये डेल माइनस हमारे पास कितना आएगा, -2 डिवाइड बाई टोटल ऑक्सीजन एटम्स 3 है, तो -3। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये हमारे पास ऐसा यहाँ पे मॉलिक्यूल का, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं हम इसको, रेजोनेंस हाइब्रिड। इसकी एनर्जी इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से कम होती है, इनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। तो इन कैनोनिकल या फिर हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स से कम एनर्जी आपके रेजोनेंस हाइब्रिड की होती है। अब इसी में हमारे पास आ जाता है कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज यहाँ पे सिंपली मेरे पास क्या होता है, किसी भी एटम पे अगर फॉर्मल चार्ज निकालना है तो आप उस एटम का चार्ज निकालोगे, दैट इज चार्ज ऑन दिस, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किसी भी एटम पे चार्ज ऑन अ सिंगल एटम डिवाइडेड बाई करोगे आप यहाँ पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसके लिए जो पॉसिबल हमारे पास यहाँ पे
होते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। जैसे मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कार्बन ऑक्सीजन जो मेरे पास यहाँ पे है, इनको मैं नंबर दे देता हूँ। ये मेरे पास ऑक्सीजन एटम 1 है, ये मेरे पास 2 है, ये 3 है। मैं आपको बोलूँगा कि मुझे बताओ फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम 1। तो आप क्या करोगे, चार्ज ऑक्सीजन नंबर 1 पे -1 है और टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CO3 2 के लिए 3 है, तो फॉर्मल चार्ज -1/3 आ जाएगा। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर आपको मैं यहाँ पे बोलूँ ऑक्सीजन नंबर मेरे पास 2 है, इसका आप बता दो मुझे फॉर्मल चार्ज, तो आप बोलोगे इस पे चार्ज -1 है, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है, तो -1/3। इसी तरह मैं आपको बोलूँ फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3, दैट इज दिस, ये वाला ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ पे आप बोलोगे चार्ज इस पे -1, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज। इसी तरह मैं आपको होमवर्क एक दे रहा हूँ यहाँ पे, H3PO4 का आप यहाँ पे खुद करोगे। H3PO4 नहीं, PO4 3 माइनस, PO4 3 स्ट्रक्चर पे मैं आपको उसको इसका यहीं से दे रहा हूँ, ये ऐसा होता है, राइट। इसके लिए आप सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे, हर एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालोगे। सो दैट इज़ योर फॉर्मल चार्ज। सो नाउ अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपका चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और आपकी अच्छी खासी यहाँ पे थोड़ी बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने का थोड़ा आपको यहाँ पे अप्रोच समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बोल रहा है जो द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, जो हमारे पास ऑर्बिटल होगा उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले अगर आप H2 के लिए लिखोगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है एक H2 मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पे आप लिखोगे σ1s, σ*1s, σ2s, σ*2s अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो वो इधर आ जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा डायामैग्नेटिक। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे Li2 है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास σ1s, σ*1s, σ2s। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर। अगेन ये भी आपका डायामैग्नेटिक है, तो ना तो ये वाला ऑप्शन है ना ये वाला है। C2 में हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको भी हम लिखेंगे σ1s, σ*1s, σ2s, σ*2s। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे आपका, क्योंकि ये 14 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी है, तो π2p x, π2p y। तो यहाँ तक हम फिलहाल लिख लेते हैं, बाकी अब σ2pz, π*2px, π*2py, σ*2pz लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये 12 इलेक्ट्रॉन्स पे ही ख़त्म हो रहा है, तो हम डायरेक्टली क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे 2, 2 4, 2 6, 2 8। यहाँ पे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। अब हमें और कितने चाहिए, 4, तो यहाँ पे 1 आएगा, ये 9, 9, 10, 11 और 12। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, डायामैग्नेटिक आ गया, डायामैग्नेटिक। तो दिस इज़ नॉट पैरामैग्नेटिक। अगेन बचा एक ऑप्शन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम निकाल के देखते हैं फिर भी। इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, σ1s, σ*1s, σ2s, σ*2s। फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा σ*2s के बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका σ2pz, फिर आपका हो जाएगा π2px, फिर हो जाएगा आपका π2py, राइट, ये x है। फिर हमारे पास यहाँ पे π*2px हो जाएगा और π*2py हो जाएगा, फिर σ*2pz हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, यहाँ पे 2 इसमें चले जाएंगे, 2, 2, 2 हो गए 8, 8 2 हो गए 10, 11, 12, 13, 14 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमारे पास 15 और 16 यहाँ और यहाँ आ जाएंगे। तो इसमें हमारे पास π*2px और π*2py में एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड है, तो ये पैरामैग्नेटिक आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये हमने पीछे भी किया था, तो ये पैरामैग्नेटिक आ जाएगा आपका। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल वाला यहाँ पे आपको देखना है। तो बॉन्ड एंगल देखते टाइम मैंने पहली चीज़ आपको बोली थी, हाइब्रिडाइजेशन देखो तो सबकी सेम है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टेरिक नंबर। आप देख लो किसी का भी, नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 है, 3 इसने बॉन्ड्स बनाए, 2 और इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर में रहेगा, तो स्टेरिक नंबर हमारे पास हो जाएगा 3 बॉन्ड पेयर, और एक इसका लोन पेयर है, तो 4 स्टेरिक नंबर है। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है हर किसी की। अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद आप देखोगे यहाँ पे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेंट्रल एटम में हमारे पास नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे क्या होगा यहाँ पे, सबसे बॉन्ड एंगल यहाँ पे NH3 का कम होगा। तो NH3 में सबसे कम बॉन्ड एंगल होगा, राइट। उसके बाद आपका PH3 में होगा, फिर ASH3 में होगा, फिर आपका SbH3 में होगा। तो D
फिर आपका सी, फिर आपका बी, फिर आपका ए। तो ए बी सी डी आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर इज ऑब्जर्व्ड इन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस। तो DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है और sp3d2 है, ये हमारे पास है, राइट। आप देखो पहले DsP3 हाइब्रिडाइजेशन, ये आपने नहीं पढ़ी अभी, राइट। DsP3 हाइब्रिडाइजेशन आप देखो sp3d2 में, राइट। तो फिलहाल ये ऑप्शन आप छोड़ दो, ये आपके लिए काम का नहीं है। ये 3 ऑप्शन जो है इसमें आप देखो, एक में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, ये मेरे पास हमारे पास सेंट्रल आइटम है और ये सराउंडिंग आइटम है, तो ये मेरे पास ऑक्टाइटल हो जाएगा, राइट। यहाँ पे हमारे पास ऊपर की तरफ ये एक 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है, ये दूसरा 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, 6 ऊपर 6 नीचे, टोटल यहाँ पे हमारे पास 12 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 12 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इस वाले में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ये हमारे पास स्क्वायर प्लेनर होता है। ये हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इसको हम बोलते हैं, ये आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा होता है। तो इसमें भी हमारे पास जो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स हैं वो हमारे पास खाली कितने होते हैं, 4। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, वो आपका ऐसा होता है, वो आपका कुछ इस टाइप का हो जाता है ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। इसमें हमारे पास कितने बॉन्ड एंगल्स है 90 डिग्री पे, हमारे पास 3 ऊपर है, 3 नहीं 5 ऊपर है हमारे पास। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हमारे पास 3 हो गया, ये हमारे पास 4, ये हमारे पास 5। अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन और 5 होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 10 आते हैं। तो इन तीनों में से जो हमारे पास मैक्सिमम बॉन्ड एंगल है वो आपके sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे हमारे पास है। तो ये था आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीज़ समझ में नहीं आई है, एक बार फिर से वीडियो को देखो, जो क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें दिए हैं वो प्रैक्टिस करो। थोड़ी बहुत आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो ही आपका ये चैप्टर यहाँ पे अच्छा हो जाएगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द मॉलिक्यूल विद लोएस्ट डाइपोल मोमेंट इज। इनमें से आपको क्या करना है, मॉलिक्यूल जिसका लोएस्ट डाइपोल मोमेंट है वो सिलेक्ट करना है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये हम कैसे करेंगे, ये आपको करना वैसे ही है जैसे अभी तक हम डाइपोल मोमेंट देख रहे थे। जैसे मेरे पास यहाँ पे CH3Cl है, राइट। तो CH3Cl का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, राइट। इस तरह मेरे पास यहाँ पे CH2Cl2 है, तो मैं ये ऐसे बनाता हूँ यहाँ पे। फिर मेरे पास यहाँ पे CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये हम ऐसे यहाँ पे दिखा देंगे, राइट। फिर मेरे पास यहाँ पे CH3Cl है, तो CH3Cl मेरे पास यहाँ पे कुछ इस टाइप से हम दिखा सकते हैं। तो अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा, तो इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमारे पास यहाँ पे है, इसमें हमारे पास डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे हमारे पास डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट हमारे पास इन दोनों का, इसका और इन तीनों का रिजल्टेंट इधर आएगा और ये ऐड हो जाएंगे। तो नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ पे ये हो जाएगी। अब CH2Cl2 में हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। बचेंगे ये दो हमारे पास, तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, नेट डाइपोल मोमेंट इधर, बट ये इस वाले डाइपोल मोमेंट से छोटा आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास इधर आएगा। सिमिलरली हमारे पास CCl4 में नेट डाइपोल मोमेंट 0 आएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास सारे एटम सेम है। इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, 109 पे 4 डाइपोल मोमेंट्स है, तो नेट डाइपोल मोमेंट 0, सबसे कम डाइपोल मोमेंट इसी का आएगा यहाँ पे। फिर मेरे पास यहाँ पे CH3Cl है, इसमें मेरे पास इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका इधर, राइट। इन तीनों का रिजल्टेंट जो है, राइट, देखो आप यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास ये दो डाइपोल मोमेंट्स है, इसका इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये हमारे पास हो गए, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। अब ये इन दोनों के रिजल्टेंट से छोटा है, तो नेट हमारे पास इसका इधर आएगा। फिर मेरे पास यहाँ पे एक और डाइपोल मोमेंट है, वो इधर है। अब जो मेरे पास कार्बन हाइड्रोजन की तरफ जो डाइपोल मोमेंट था रिजल्टेंट,
वो इससे कम होगा जो हमारे पास कार्बन क्लोरीन की तरफ ये डाइपोल मोमेंट है। तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका यहाँ पे आ जाएगा, जिसको मैं ये बोल रहा हूँ, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे हो जाएगा। तो लोएस्ट डाइपोल मोमेंट आपको पूछा था इसमें, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास बोल रहा है द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स BF3 NH3 रिजल्ट्स इन चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द बोरॉन। या मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे BF3 होता है हमारे पास, जो हमारे पास NH3 होता है, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर इसका होता है, राइट। यहाँ पे मेरे पास BF3 है, BF में हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, राइट। तो BF जो हमारे पास है, इसमें हमारे पास वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करता है और यहाँ पे हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर इसका जो बन के आता है वो कुछ ये ऐसा दिखता है। यहाँ पे BF3 जो था ये ट्राइगोनल प्लेनर था, हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी, यहाँ पे हमारे पास है ऑक्टाहेड्रल बन जाता है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन आप स्टेरिक नंबर से देख लो तो वो sp3 हो जाती है, तो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2 से sp3 हो जाता है। तो ये था हमारे पास आपका चैप्टर, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करोगे और हम इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ योर केमिकल इक्विलिब्रियम। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।